बिगिनिंग ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। अब हम लोग बात करते हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर था क्या। यूएसएसआर का सडन तरीके से कोलैप्स हो जाना, ये सबके लिए दुनिया में एक सरप्राइज की तरह आया कि दुनिया अभी तक काफ़ी सारे सालों तक, सिंस द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर 9 अगस्त 1945 से लेकर 1991 तक दुनिया अच्छी खासी बायपोलैरिटी में चल रही थी। सबको पता था एक ना एक दिन परिणाम तो आना ही है कि कौन सी सुपर पावर जो है वो सोल सुपर पावर बनकर आएगी। लेकिन यूएसएसआर का इस प्रकार से डिसइंटीग्रेट होना, शॉक थेरेपी का इवेंट आना, इस तरीके से इतनी उथल पुथल मचना, ये सबके लिए सरप्राइज की तरह आया। वाइल वन ऑफ द टू सुपर पावर सीज टू एग्जिस्ट का मतलब होता है खत्म हो गए, सीज मतलब खत्म, एग्जिस्ट मतलब आपको पता ही है कि जो अभी तक चल रहा था वो अभी तक खत्म हो गई। दोनों मतलब एक सुपर पावर दो में से खत्म हो गई। कौन सी खत्म हो गई? यूएसएसआर खत्म हो गई। लेकिन दूसरी पूरी तरीके से इंटैक्ट रही अपनी पावर्स के साथ। इवन वो इंटैक्ट नहीं रही, यहाँ पर यूएसए की बात हो रही है, मतलब वो टिका नहीं रहा, बल्कि इन्हेंस तरीके से उसकी पावर जो ग्रो हुई। ठीक है, और ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। यूएसए की हेजीमनी शुरू होती है 1991 में, और ये मैंने याद है आपको लास्ट लेक्चर में, अभी मैंने इंट्रोडक्शन में बताया। आप यूएसए की हेजीमनी की अगर आपसे पूछी जाए तो आप 3 आंसर दे सकते हो। इट बिगेन आफ्टर यूएसएसआर डिसइंटीग्रेटेड, इट बिगेन इन 1991, इट बिगेन ऑन 25 दिसंबर 1991, ये भी आप कह सकते हो। ठीक है, और दुनिया बन गई यूनिपोलर। ठीक है, तो इंटरनेशनल सीन से जब सोवियत यूनियन डिसअपियर हो गया तो इस इंटरनेशनल सीन पर सिर्फ एक ही सोल सुपर पावर रह गई, डेट इज यूएसए, और उसने एक स्थापना करी एक नए कंसेप्ट की, यूनिपोलर वर्ल्ड की, यानी कि यूएसए की हेजीमनी की। ये काफ़ी हद तक करेक्ट तो है, बट लेकिन हमें दो चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, दिमाग में रखनी पड़ेंगी इस कंसेप्ट को समझने के लिए। नाउ कशिश समक्ष द रियल चैप्टर बिगिंस, पूरा फोकस अपना लगाना, और तब आपको इवेंट्स ये समझ में आएंगी, आपके लाइफ टाइम इवेंट काम में आएंगे। ठीक है, फर्स्ट वो दो फैक्टर्स और कौन से? फर्स्ट, एज वी शैल सी इन दिस चैप्टर, कुछ जो एस्पेक्ट्स थे यूएसए की हेजीमनी के वो 1991 में शुरू नहीं हुए। मतलब कहने का मतलब क्या है, राइटर थोड़ा सा हमें ना अट्रैक्ट करवा रहा है, और जैसे कहते नहीं है कि मतलब एग्जैजरेट करके हमें एक बात बता रहा है कि कुछ जो एस्पेक्ट्स हैं यूएसए की हेजीमनी के, कुछ जो एस्पेक्ट्स हैं यूएसए की हेजीमनी के, मतलब वैसे तो हम बार बार क्या बोले जा रहे हैं इसका समक्ष कि 25 दिसंबर 1991 के बाद हमें यूएसए की हेजीमनी देखने को मिलती है। लेकिन राइटर हमसे बोल रहे हैं ऐसा नहीं है कि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ तभी हमें यूएसए की हेजीमनी की झलक देखने को मिलती है। कुल मिलाकर अब यहाँ पर क्या है, राइटर तारीफ करने पे उतर आया है। ठीक है, वो बोल रहा है हेजीमनी और पहले हमें देखने को मिलती है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था। इनफैक्ट 1945 से यूएसए की हेजीमनी के मुख्य फीचर्स, मुख्य रूप हमें देखने को मिलना शुरू हो गए थे। सेकंड, मतलब वो जो हमें कह रहा था ना कि दो बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। एक ये कि ऐसा ना समझो कि यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन होने के बाद यूएसए की हेजीमनी शुरू हुई। यूएसए की हेजीमनी इनफैक्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हो रहा था, खत्म हो गया था 1945, उसके बाद कई सारे इवेंट्स हमें देखने को मिले। सेकेंड एस्पेक्ट, यूएसए ने एकदम से शुरू नहीं कर दिया हेजीमनिक पावर की तरह बिहेव करना राइट फ्रॉम 1991। इट बिकेम क्लियर मच लेटर कि दुनिया जो है वो हेजीमनी के चंगुल में फंस चुकी है। दुनिया यूनिपोलर बनती जा रही है, ये काफ़ी बाद में क्लियर हुई ये वाली चीज़। तो हमें जब ये बार बार बोल रहा है कशिश समक्ष कि हेजीमनी शुरू हो गई 1991 में शुरू हुई, तो देखना तो पड़ेगा ना। जब वो उसके फीचर्स कह रहा है कि झलक देखने को मिल जाती है हमें 1991 से पहले ही देखने को मिल जाती है, कुछ तो ऐसी घटनाएं हुई होंगी ना जिसमें यूएसए ने प्रूव करा होगा कशिश अपने आप को कि वो हेजीमन कंट्री है ना। पहले इवेंट की तरफ जाने से पहले आप एक बारी इसकी तरफ देख लो। दीज बॉक्सेस एंड डायग्राम्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? आप नीचे का कंटेंट छोड़ो, तबाही दिख रही है एक तरीके से कि किसी ने एयर स्ट्राइक्स करी हैं या फिर आर्मी वालों की लड़ाई हुई है या कुछ तो ऐसी घटना हुई है कि नहीं है? ठीक है, ये एक पिक्चर है जहाँ पर आपको जली हुई और टूटी फूटी गाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। एक रोड है जो कि कुवैत से इराक तक कनेक्ट होती है, एक हाईवे एक प्रकार का, कुवैत से बसरा तक, ऑन विच रिट्रीटिंग इराकी आर्मी वॉज अटैक्ड बाय अमेरिकन एयरक्राफ्ट। अमेरिका के एयरक्राफ्ट ने इनको अटैक करा था, इराकी आर्मी को। फर्स्ट गल्फ वॉर की ये घटना है जो कि आपको रियल फोटो पे दिख रही है, और ये इस टाइम पर जो महीना था और जो साल था वो था फरवरी 1991। ये जो पूरी रोड आपको दिख रही है ना जिस पे इतनी तबाही मच रखी है,
इसको एक नाम दिया जाता है हाईवे ऑफ डेथ। हाईवे ऑफ डेथ, ये क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना, लेकिन क्योंकि ये वाला पार्ट इंक्लूड नहीं है जैसे कि आप लोग बता रहे हो, सुन लिया काफ़ी है, ठीक है। कुछ कमेंटेटर्स ये सजेस्ट करते हैं कि यूएसए की फोर्सेस ने डेलिबरेटली जानबूझकर बॉम्ब करा था इस हाईवे को। जैसे याद है ये वाला ब्लेम कोल्ड वॉर में भी लगाया जाता है यूएसए के ऊपर के जापान अपने घुटने टेकने वाला था, याद है समक्ष कशिश के, लेकिन फिर भी उसने लिटिल बॉय और फैटमैन बॉम्ब गिराए अपनी पावर को मतलब प्रूव करने के लिए। इसलिए ये जो राइटर का ये वाला पॉइंट है ना कशिश, ये जो बार बार बोल रहा है कि 1991 से पहले भी यूएसए की हेजीमनी की झलक देखने को मिलती है, एक तो बॉम्ब में देखने को मिली हमें, फिर एरेनास ऑफ कोल्ड वॉर में कई बार देखने को मिली हमें, यहाँ पर जो देखने को मिली, जो हमें प्रॉपर तरीके से बात करनी है 25 दिसंबर 1991 के जस्ट पहले या फिर उसके जस्ट बाद, तो हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट गल्फ वॉर को। कुछ कमेंटेटर्स ये कहते हैं कि यूएसए की फोर्सेस ने डेलिबरेटली इस हाईवे को क्या कहते हैं अटैक करा, अपना एयरक्राफ्ट वगैरह से बॉम्ब गिराए, एंड आउट ऑफ कॉम्बैट इराकी सोल्जर्स वर स्ट्रक इन अ फ्रेंजी ट्रैफिक जाम, मतलब एक तरीके से घेर लिया इराकी सोल्जर्स को, और यहाँ पर जो कुवैती प्रिजनर्स थे वो भी विक्टिम बने, जो जिनको इराकी आर्मी ने अपने कब्जे में ले रखा था, और कुछ पैलेस्टीनियन सिविलियन रिफ्यूजीज थे उनकी भी जान गई। मतलब कुल मिलाकर आपको याद नहीं रखना है, लेकिन आप इतना समझो यूएसए के इस अटैक में बेगुनाहों की जान गई। यूएसए ने एयर स्ट्राइक करी, याद है वो आयशा है, छुपी हुई थी बेचारी गाड़ी के पीछे, ना कुछ गलती ना कुछ, ना उसके कंट्री से लेन देना, छुपी हुई है, पीछे से जाके मिसाइल पड़ी, उसने कहा भाई ये कहाँ से चली आ रही है, देखा तो पैर गायब, ठीक है। बड़े सारे ऑब्जर्वर जो है ना यूएसए की इस घटना को ये बोलते हैं कि भाई यूएसए ने, अभी आप देखोगे इराक ने ना कुवैत को इन्वेड करा था, यूएसए इराक में ये कहकर घुसेगा हम कुवैती सरकार की या कुवैत की मदद करने जा रहे हैं, ठीक है, ये कहकर घुसेगा। लेकिन बड़े सारे एक्सपर्ट, जैसे याद है ना जापान के टाइम में ब्लेम लगाते थे कि यूएसए ने ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन करे हैं। इस घटना को, इस फर्स्ट गल्फ वॉर को समक्ष कशिश काफ़ी सारे ऑब्जर्वर ये बोलेंगे यूएसए ने वॉर क्राइम करा है, ठीक है। एंड एक कन्वेंशन थी जिसमें ह्यूमन राइट्स की काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करी जाती है कि इंटरनेशनल कोई भी वॉर होगा, आप सिविलियन की जान नहीं लोगे, आप कोई भी ऐसा मिसाइल, ऐसा न्यूक्लियर बॉम्ब, ऐसा एयरक्राफ्ट, ऐसी बंदूकें, ऐसी आर्मी का इस्तेमाल नहीं करोगे जिससे दूसरी कंट्री या आपकी कंट्री में इस प्रकार से रिटेलिएशन बढ़ जाए कि इंसानी जीवन को खतरा हो। ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन नहीं होने चाहिए, इसके लिए कन्वेंशन है जेनेवा कन्वेंशन। तो कशिश ये वाला पॉइंट आपका यूपीएससी के लिहाज से यहाँ से कवर हो गया, जेनेवा कन्वेंशन, और दो चार चीज़ें आपको और देखने को मिल गई, हाईवे ऑफ डेथ और फर्स्ट गल्फ वॉर तो अभी हम डिस्कस करेंगे। इस घटना को हम लोग बोलते हैं कि यूएसए ने यहाँ पर नॉर्मल वॉर नहीं करा, वो कोई कुवैत की मदद करने नहीं गया। क्रिटिसाइजर्स फर्स्ट गल्फ वॉर के, जो कि यूएसए के आलोचक हैं, जो कि उसकी निंदा करते हैं, क्रिटिसाइजर्स हैं, वो ये बोलते हैं यूएसए ने वॉर क्राइम करा, यूएसए ने वॉर क्राइम करा। यहाँ तक बात क्लियर है? बता दो। अगस्त 1990 में क्या हुआ? इन अगस्त 1990, यहाँ से हमारा फर्स्ट गल्फ वॉर शुरू होता है। इराक ने कुवैत को इन्वेड करा, ठीक है, दोनों गल्फ कंट्रीज हैं, अगल बगल हैं। इराक ने कुवैत को इन्वेड करा, उसे कब्जा करने की कोशिश करी और धीरे धीरे करके पूरी तरीके से एनेक्स कर भी लिया। समझ गए ना? इन्वेजन क्या होती है, मैंने आपको बताया था, तुम लोगों को पता ही है वाली बात। बिना वार्निंग दिए जब घर में किसी के कोई घुसपैठ करता है किसी एक मकसद से, इरादों से, यहाँ पर इराक का मकसद ये था कुवैती आर्मी को घुटने टिकवाने हैं और तेल के कुओं पर उसके कब्जा करना है, जो ऑयल वेल्स होते हैं ना गल्फ कंट्रीज के अंदर, उस पर कब्जा करना है। मुझे एक बात बताओ आगे बढ़ने से पहले, इराक और कुवैत की कहानी है ये अगस्त 1990 में। अमेरिका कहीं पर दूर दूर तक होना चाहिए क्या? इंडिया पाकिस्तान की कहानी है, तो अगर मैं आपसे एग्जांपल बोलूं, इंडिया और पाकिस्तान की कहानी कोई चल रही है तो उसमें चाइना, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, इस तीसरी कंट्री का नाम आना चाहिए क्या? नहीं। अब आएगा कैसे? यूएसए। देखते हैं। इराक ने कुवैत को अगस्त 1990 में 1990 में इन्वेड 1990 में इन्वेड करा, अगस्त 1990 में, और एनेक्स कर लिया, उसके ऊपर कब्जा कर लिया। और ये वाली चीज़ आपने देखी थी एकदम से जब मूवी स्टार्ट होती है, एयरलिफ्ट, इराकी आर्मी घुस आती है ना कुवैत में, अक्षय कुमार उस टाइम पे कुवैत में रह रहा होता है, बस यही है वो। आफ्टर अ सीरीज ऑफ डिप्लोमेटिक अटेम्प्ट्स फेल्ड एट कन्विंसिंग इराक कि अपना एग्रेशन, अपना गुस्सा छोड़ दो, कुवैत को इन्वेड मत करो, बड़े सारे कंट्रीज ने
इवन यूएन ने, यूनाइटेड नेशंस ने समझाया इराक को अपनी फोर्सेस को कुवैत से विड्रॉ करो, कुवैत के साथ तुम्हारी जो भी आपसी दुश्मनी है उसे सॉल्व करो, तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि बीइंग अ मेंबर ऑफ यूएन तुम दुनिया में इस प्रकार की हरकतें करो कि तुम दूसरी किसी कंट्री को इन्वेड कर ले रहे हो, उसे एनेक्स कर ले रहे हो। ठीक है, जब ये सारी चीज़ें फेल हो गई कि इराक को समझाने की वजह से कि तुम अपना एग्रेशन क्विट करो, गुस्सा मतलब गुस्सा क्या छोड़ो, मतलब हरकतें ये वाली मत करो, यूनाइटेड नेशंस ने ये बोला कि कुवैत को आज़ाद हमें करवाना पड़ेगा बाय फोर्स। ये यूएन ने बोला, अभी भी देख रहे हो यूनाइटेड नेशंस बोल रहा है, अमेरिका तो है ही नहीं दूर दूर तक। फॉर द यूएन ये एक ड्रामेटिक डिसीजन था जब से कोल्ड वॉर खत्म हुआ था। मतलब कोल्ड वॉर के बाद दुनिया में इतनी भयंकर तरीके से कोई घटना नहीं हुई थी कि एक कंट्री दूसरी कंट्री को कब्जा कर ले। यहां पर जब यूएन ने ये बोला हम कुवैत को आज़ाद करवाएंगे, यूएन बोल रहा है ना, कशिश एक बात बता, यूएन सामान लेकर ना जैसे भी उसको आज़ाद करवाना होगा, है ना, वो खुद देख लेगा जैसे उसे आज़ाद करवाना होगा। लेकिन चौधरी बनने के लिए बीच में अमेरिका कूद पड़ा, और उस टाइम पर अमेरिका का प्रेसिडेंट था, इतिहास का बहुत फेमस प्रेसिडेंट है, और आप देखोगे इसके बाद एक और अटैक होगा जब 9/11 के अटैक्स होंगे, इसका बेटा बनेगा प्रेसिडेंट। यहां पर है इसका नाम जॉर्ज H.W. बुश, जॉर्ज H.W. बुश, और बाद में इसका बेटा बनेगा जॉर्ज बुश। ठीक है, ये इसको कहते हैं बुश सीनियर, वो बुश जूनियर। यूएसए के प्रेसिडेंट जो था जॉर्ज H.W. बुश, इसने एक कंसेप्ट दिया, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। अब आपको ये चीज़ सीखनी पड़ेगी, जब भी ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए, आपसे लाइफ में कोई भी क्वेश्चन पूछे कि इस चैप्टर में क्या है कशिश समझ, कि आपको यूएसए की 4 घटनाएं दिखेंगी बेसिकली, जिसमें यूएसए अपनी हेजीमनी प्रूव करता है। लेकिन जिंदगी भर एक कंसेप्ट याद रखना कशिश, जब भी आपसे पूछा जाए कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की स्थापना कब हुई, तो आप बोलना जब यूएसए ने इंटरवीन करा था, जब इराक ने कुवैत के ऊपर इन्वेड करा और यूएसए ने बोला हम कुवैत को लिबरेट करवाएंगे, उसने जब अपनी हेजीमनी दिखाने के लिए ये जब कोई एक इवेंट जब करा, उसको बोलते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। तो भाई ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है क्या, समझ में नहीं आ रहा ये चीज़ अच्छे से। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, यूएसए ने 34 कंट्रियों के साथ मिलकर एक कोलिजन फोर्सेस बनाई। देख रहे हो, छोटा मोटा इवेंट नहीं है, पिक्चरों की तरह ये एक तरीके से गेम जोन है ये। यूएसए ने 34 कंट्रियों के साथ मिलकर एक कोलिजन फोर्सेस बनाई। दोस्तों रख लो अपने प्यारी सी प्यारी तोप, प्यारी सी प्यारी बंदूकें, बंदूका, सारा गोला बारूद, सारी आर्मी, लंका लगा देते हैं इराक के रूलर की, जिसका नाम था सद्दाम हुसैन। ठीक है, अब होगा क्या, घटना देखो। मुझे पहले ये बता दो, ये टॉपिक जो है आपको यहाँ तक कवर हुआ, समझ में आया, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का कंसेप्ट समझ में आ गया? तो आगे हुआ क्या, एक बहुत बड़ी कोलिजन फोर्सेस बनाई यूएसए ने, और ये फिल इन द ब्लैंक्स करके क्वेश्चन आता है। इन द फर्स्ट गल्फ वॉर यूएसए मेड अ कोलिजन फोर्स ऑफ डैश फ्रॉम डैश कंट्रीज। ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 2014 के अंदर पहला क्वेश्चन आया था ये मुझे, जिस टाइम पर मैंने बोर्ड दिया था। 6,60,000 ट्रूप्स फ्रॉम 34 कंट्रीज। प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ये नंबर मत भूलना, इस नंबर को मैनिपुलेट मत करना, आप अप्रॉक्स भी नहीं लिख सकते हो क्योंकि क्वेश्चन आता है यहाँ से। फर्स्ट गल्फ वॉर छोटा मोटी घटना नहीं थी भाई, तुम सोच रहे हो ना मार्वल की मूवी है ये, बिल्कुल एक तरीके से। यूएसए 34 कंट्री को साथ लेकर जा रहे हैं, इमेजिन कर सकते हो कि कल को भाई 35 कंट्री इंडिया के बॉर्डर पे खड़ी हैं फोर्सेस लेकर अटैक करने के लिए। इमेजिन कर पा रहे हो हम लोगों की स्थिति क्या हो जाएगी। अब 6,60,000 ट्रूप्स मतलब फोर्सेस, आर्मी वाले 34 कंट्री से कोलिजन फोर्सेस बना कर है। कोलिजन का मतलब क्या होता है कि जब एक ग्रुप में कोई आता है, अगर इस टर्म का मतलब समझना है, इसका मतलब होता है ग्रुप बनाकर आया। यूएसए, एक यूएसए था, 34 कंट्रीज का साथ लेकर आया। टोटल सारे सबके ट्रूप्स जो मिला करते 6,60,000 थे। इराक और इराकी फोर्सेस के अगेंस्ट इन्होंने लड़ा और इन्होंने इराक को डिफीट करा। इस घटनाक्रम को नाम दिया जाता है फर्स्ट गल्फ वॉर। फर्स्ट क्यों? क्योंकि हमारे कोर्स के अंदर सेकंड गल्फ वॉर भी होगा। ठीक है, अब मैंने तुम्हें एक चीज बताई ना कि हर एक अटैक के लिए यूएसए अपना कोड नेम रखेगा ऑपरेशन के लिए। इंट्रोडक्शन में मैंने तुम्हें बताया था ये यूएन का, यहां पर ये देखना, हाउएवर यूएन ऑपरेशन मतलब यूनाइटेड नेशंस भी अपना एक ऑपरेशन चलाना चाहता था,
लेकिन कुल मिलाकर इस चैप्टर के अंदर आप एक बात समझने की कोशिश कर रहे हो, यूएन ने क्या परमिशन दी यूएसए को ये अटैक करने के लिए, ये कोलिजन बनाने के लिए? बताओ, अभी तक आपने देखा क्या यूनाइटेड नेशंस ने, जो कि इतनी बड़ी संस्था है कशिश समक्ष, क्या परमिशन दी यूएसए को? यूएन ने क्या बोला था, हम आज़ाद करवाएंगे कुवैत को, क्या ये बोला था यूएसए बेटा आप चले जाओ मेरी जगह पर 34 कंट्री को साथ लेकर? बोला था क्या ऐसा? बोला क्या? नहीं। लेकिन यूएसए ने फिर भी ये वाला काम करा। तो इसका मतलब हमें एक चीज़ समझ में आती है, जब हम 6 चैप्टर को करेंगे उससे पहले हम क्यों ना यहाँ पर ये वाली चीज़ को डिस्कस कर लें, क्या यूएसए यूएन से डरता है? क्या यूएसए यूएन से डरता है? नहीं डरता। कहाँ डरता है? डरता होता तो क्या कोलिजन फोर्सेस में आके चले जाता है? यूएसए नहीं तो बनाया यूएन को, नहीं डरता इसलिए। यूएन बल्कि उल्टा डरता है उससे, ये चीज़ है। तो यूएन ने, हाँ, तो यूएन का एक ऑपरेशन था, मतलब जिसको लीड कर, जिसका नाम था, आप सुन लो, पहला ऑपरेशन हमारे कोर्स का ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, इसको याद रखने का तरीका क्या है, हर एक ऑपरेशन के बारे में तो मैं बताता जाऊंगा। ऑपरेशन मतलब आप समझ रहे हो, कोड नेम है उसका, ठीक है। जो यूएन ने बोला ना कि हम आज़ाद करवाएंगे कुवैत को, तो ये यूएसए ने कोड नेम रखा है एक ऑपरेशन का, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। अब डेजर्ट स्टॉर्म याद करने का तरीका क्या है, फर्स्ट गल्फ वॉर याद रखना, फर्स्ट गल्फ वॉर का दूसरा नाम है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ये भी आ सकता है कभी कभार। फर्स्ट गल्फ वॉर तो नहीं देंगे वैसे भी आपको इतना इजी क्वेश्चन, वो आपसे पूछेंगे कमेंट ऑन द ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म और कैसे कितनी फोर्सेज आई थी, क्या आई थी। आप याद रखना फर्स्ट गल्फ वॉर ही ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म ही फर्स्ट गल्फ वॉर है। ये वो वॉर है जिसके अंदर 34 कंट्रीज की कोलिजन फोर्सेस 6,60,000 ट्रूप्स लेकर आई थी, और ये घटनाक्रम था जब इराक ने कुवैत को इन्वेड करा था और इन कोलिजन फोर्सेस ने मिलकर इराक की फोर्सेस को हरा दिया, सद्दाम हुसैन की आर्मी को हरा दिया। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। यूएन का ये ऑपरेशन था, लेकिन कशिश समक्ष इस ऑपरेशन में ज़्यादातर आपको जो सोल्जर्स देखने को मिल रहे थे वो अमेरिकन ही देखने को मिल रहे थे। तो मुझे एक बात बताओ, जब तुम एक ग्रुप बनाओ जिसमें ज़्यादा से ज़्यादातर एक ही कंट्री के सोल्जर देखने को मिले, तो तुम उसको ये कहोगे कि वो यूएन का ऑपरेशन है? सिर्फ बैनर ही तो यूज हो रहा है ना, इसका मतलब हर कुछ तो अमेरिका ही कर रहा है ना अंदर से। और अमेरिका का एक जर्नल था, मिलिट्री जर्नल था, वो इस ऑपरेशन को लीड कर रहा था। हर एक ऑपरेशन का एक जर्नल होता है, आपको पता है ना, इंस्ट्रक्शन कोई तो देगा ना। हमें वॉर करनी है पाकिस्तान के साथ कशिश, तो कोई तो इंडियन आर्मी का जर्नल होगा जो उस वॉर को लीड करेगा, कोई तो कैप्टन होगा। अमेरिका के इस जर्नल का नाम आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा नाम अलग से है, लेकिन ये हेयर सैलून का नाम आपने सुना होगा, इंटरनेशनल बहुत फेमस ब्रांड होती है शॉर्ट्सकॉफ। और हाँ, शॉर्ट्सकॉफ, मुझे इसकी, मैं सच बोल रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड ये चीज़ बोल रहा हूँ, मैं इसको शॉर्ट्सकॉफ बोलता हूँ। मैं इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं पता कैसे करते हैं लोग, हाँ, शॉर्ट्सकॉफ। और ये उसका नाम भी है, इसकी शायद से उसके सरनेम भी आर्नोल्ड है ना, जो उस आर्नोल्ड जो है बहुत फेमस वो है, हाँ, तो एक एक्टर का नाम भी है ये, ठीक है। तो यहाँ पर आर्मी जर्नल का जो नाम था, जो कि अमेरिका की साइड से लीड कर रहा था, उसका नाम था नॉर्मन शॉर्ट्सकॉफ, ठीक है। आपको इसकी स्पेलिंग पता होनी चाहिए, SCHWARZKOPF नाम है भाई, ऐसा कशिश कुछ नहीं कर सकते। उन लोगों को कपूर नाम अलग लग सकता है, जैसे हम लोगों को शॉर्ट्सकॉफ नाम अलग लग रहा है, ठीक है। तो कोलिजन जो यूएन ने बनाई, नियरली इसमें 75% जो कोलिजन फोर्सेस थी वो यूएसए से थी। एक बार बताओ, जब 75% किसी कोलिजन फोर्सेस के अंदर, इसका मतलब आप समझ रहे हो 6,60,000 ट्रूप्स में से 75% अमेरिका के ही सोल्जर्स थे। तो ये कहीं से भी ये कह सकते हैं हम लोग इसे कि यूएन ने लीड करा इसको। कौन चला रहा था पूरा का पूरा ऑपरेशन? ये अमेरिका। और नाम क्या था इस ऑपरेशन का? डेजर्ट स्टॉर्म। इसका जर्नल कौन? नॉर्मन शॉर्ट्सकॉफ, ठीक है। और कितनी फोर्सेस? 6,60,000। कितनी कंट्री से? 34 कंट्री से, यानी कि 34 कंट्री से। ऑल दो इराकी जो प्रेसिडेंट था यहाँ पर, जिसका नाम था सद्दाम हुसैन, याद रखना, फर्स्ट गल्फ वॉर और सेकंड गल्फ वॉर के अंदर, दोनों के अंदर यही प्रेसिडेंट हो गया इराक का, सद्दाम हुसैन। इसने प्रॉमिस करा था इस टाइम पर, आने दो और कोलिजन फोर्सेस लेकर आया, इतने ट्रूप्स का लेकर आ रहा है और फोर्सेस लिया, मैं प्रॉमिस करता हूं तुम्हें, ये एक ऐसा बैटल होगा ना कि तुम लोगों की दिशा और दशा बदल के रख देगा। इट विल बी द मदर ऑफ ऑल बैटल्स, सारे बैटल की माँ होगी ये। बोलना नहीं चाहिए, मतलब मुझे ऐसा इसका इरादा, लेकिन ये था। कुल मिलाकर यार ये यही कह रहा है, ये आईआर में तो हम लोग इसको मदर ऑफ ऑल बैटल्स कह रहे हैं। इसका मतलब ये था, इसने वार्निंग दी थी, आ जा और फोर्सेस ले आ, तुम कुछ नहीं कर सकोगे हमारा, तुम्हारी माँ बहन एक कर देंगे, ठीक है।
द इराकी फोर्सेज वर क्विकली डिफीटेड, इराकी फोर्सेस को डिफीट कर दिया गया, एंड फोर्स टू विड्रॉ कुवैत, और कुवैत को छोड़ के जाना पड़ा। अब हम लोग इसके कुछ ना आफ्टर इफेक्ट्स डिस्कस करते हैं, ठीक है। फर्स्ट गल्फ वॉर ने ये रिवील करा, ये आ सकता है कि व्हाट डिड द फर्स्ट गल्फ वॉर शो टू दी वर्ल्ड। अब यहाँ पर ये वाला जो पैराग्राफ है ना, यहीं से कशिश हमारी बात शुरू हो जाती है समक्ष कि यूएसए की हेजीमनी हमें यहाँ पर कैसे देखने को मिलती है। आपने तो अभी तक ये देख लिया हेजीमनी की एक झलक कैसे, यूएन का ऑपरेशन था लीड, लेकिन अंदर से यूएसए कर रहा है वॉर ऑपरेशन, यूएसए लीड कर रहा है, 75% फोर्सेस यूएसए की हैं और आर्मी जनरल भी यूएसए का है। लेकिन इसके अलावा फर्स्ट गल्फ वॉर ने और क्या चीज़ें छुपी हुई हमारे सामने रखी कशिश, क्या आप इंटरेस्टेड हो जानने में? जाननी पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट गल्फ वॉर ये रिवील करता है देयर इज अ वास्ट टेक्नोलॉजिकल गैप जो कि यूएसए की मिलिट्री कैपेबिलिटी में और दूसरे स्टेट्स में देखने को मिलता है। कहने का मतलब ये है, ध्यान से समझना, अब ये चैप्टर ना सिर्फ यूएसए की तारीफ से रिलेटेड है। पहले ऑपरेशन के अंदर, पहले वॉर के अंदर हम यूएसए की तारीफ करने जा रहे हैं। इस वॉर ने ये दिखा दिया क्या बेहतरीन टेक्नोलॉजी है भाई यूएसए के पास। दुनिया की दूसरी स्टेट्स में, दूसरी कंट्रीज के पास, जो कि 34 कंट्रीज आई भी, और यूएसए के पास जो टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर है ना यूएसए, वो अनमैच्ड। जो दूसरी कंट्रीज अपने वेपन, टैंक, बंदूकें लेकर आई थी, वो यूएसए के बंदूकों के, तोपों के सामने टिकी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं थी। भले वो यूएसए के साथ में थे वो सारे सोल्जर्स, लेकिन क्या वेपन, क्या मॉडर्नाइजेशन, क्या टेक्नोलॉजी है यूएसए के पास। यूएसए ने इस वॉर में यूज करे थे, ध्यान से सुनना, आपको एक क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड के अंदर। यहां पर यूएसए ने यूज करे थे, हाईली पब्लिसाइज, बहुत फेमस थे उस टाइम पर, ये बहुत फेमस हुए थे, स्मार्ट बॉम्ब्स। स्मार्ट बॉम्ब्स। अब ये क्वेश्चन आ सकता है, मेरी बात ध्यान से सुनना कान के दरवाजे खोलकर, कि फर्स्ट गल्फ वॉर का और अलग अलग प्रकार से नाम क्या हैं। हमने क्या नाम पढ़ा? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। सब कुछ रेत रेत हो गया था, ऐसा करके आप याद रख सकते हो। दूसरा नाम है इसका स्मार्ट बॉम्ब्स, ठीक है। फर्स्ट गल्फ वॉर का दूसरा नाम है स्मार्ट बॉम्ब्स, तीसरा नाम है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, चौथा नाम है कंप्यूटर वॉर, पांचवा नाम है वीडियो गेम वॉर। ये याद रखना, ये टर्म्स आ सकती हैं। द टर्म्स स्मार्ट बॉम्ब, कंप्यूटर वॉर, वीडियो गेम वॉर, ये यूएसए के कौन से ऑपरेशन या कौन से वॉर से रिलेटेड है? तो आप बोलना फर्स्ट गल्फ वॉर से रिलेटेड है, यानी कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म से रिलेटेड है। यहां पर यूएसए ने ऐसे बॉम्ब यूज करे थे जो कि लोग जानते ही नहीं थे, दुनिया की कंट्री जानते नहीं थे, इतनी स्मार्ट टेक्नोलॉजी के बॉम्ब, तो इनको कहा गया स्मार्ट बॉम्ब्स। कुछ ऑब्जर्वर ये बोलते हैं दिस वॉज लाइक अ कंप्यूटर वॉर। कंप्यूटर वॉर पता है क्यों? मतलब यूएसए ने इस वॉर को ऐसे जीत लिया जैसे गेम खेल रहा हो कंप्यूटर पे, मोबाइल पर पबजी खेल रहा हो जैसे, ठीक है। यहां पर इसको वीडियो गेम वॉर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये वॉर लाइव कवर करा गया था यूएसए की मीडिया के द्वारा, एज वेल एज बीबीसी जो न्यूज़ है ना इंटरनेशनल, कशिश जानते हो क्या? बीबीसी समझ जानते होगे, उसने कवर करा था, और बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स ने लाइव कवरेज करा था, जहां पर जो व्यूअर्स थे अपने बेडरूम में बैठकर विद अ ग्लास ऑफ चिल्ड बियर एंड अ पॉपकॉर्न अपने रूम में आराम से सोफे पे बैठकर देख सकते थे। देखो लिखा भी हुआ है, टीवी के सामने अपने कंफर्ट रूम में, लिविंग रूम में देख सकते थे। ये जो मैंने बियर वाली बात करी ना आपसे, ये एक बुक आती है जो कि हमें यूपीएससी के लिए कैसे जैसे पढ़नी पड़ती है, उधर लिखा रहता है विद अ चिल्ड बियर एंड पॉपकॉर्न। कहने का एक तरीका मतलब कि जैसे थिएटर में पिक्चर देख रहे हो, ऐसे उन्होंने यूएसए के इस वॉर को एंजॉय करा। और क्या देखने को मिला हमें? लास्ट चीज, इनक्रेडिबली यूएसए में एक्चुअली हैव मेड अ प्रॉफिट फ्रॉम द वॉर। इसने वॉर से काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमाया। क्यों? सबसे पहला प्रॉफिट तो यही था कि टाइटल मिल गया कि हेजीमन है, प्रूफ भी कर दिया कि हेजीमन कंट्री है। अकॉर्डिंग टू बड़ी सारी रिपोर्ट्स, यूएसए ने ना जो 34 कंट्रीज का कोलिजन बनाया था ना कशिश समक्ष, ज़्यादातर पैसा इन 34 कंट्रीज ने फंड करा था इस वॉर के लिए, इराक को हराने के लिए। यूएसए रिसीव्ड मोर मनी फ्रॉम कंट्रीज लाइक जर्मनी, जापान, सऊदी अरेबिया, जो कि इसके कोलिजन पार्टनर्स थे। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस सिनेरियो, अगर मैं आपसे ये पूछूं क्या इंडिया इस 34 कंट्रीज में से इसका कोलिजन पार्टनर था, हाँ कि ना? या अगर ये क्वेश्चन आ जाए बोर्ड के अंदर तो क्या बोलोगे? नहीं था, नहीं था। इंडिया कभी ऐसे एफर्ट्स को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है, याद रखना, इंडिया नहीं था इन 34 कंट्रीज में शामिल। तो फर्स्ट गल्फ वॉर, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे जॉर्ज H.W. बुश के बाद जो आता है बिल क्लिंटन, ठीक है, इसकी बात करेंगे। इसने कौन सा वॉर करा था, क्या करा था, सारी बातें करेंगे। और इसी के साथ साथ हम लोग फिर बाद में पढ़ेंगे 9/11 अटैक्स को और सेकंड गल्फ वॉर को।
थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन.